सबसे पहले आपके पास आऊंगी मैं राजकुमार, क्योंकि देखिए जब पहली सीसीएस की बैठक हुई थी उसमें कई बड़े फैसले लिए गए थे और आज एक बार फिर से ये बड़ी बैठक होने वाली है। क्या कुछ जानकर इस बैठक के बारे में? देखिए दीपिका, इस समय हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों देश बहुत संवेदनशील हालातों से गुजर रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो 26 मौतें जिस तरीके से हुई पहलगांव में और ये दुसाहसिक घटना हुई, इस घटना ने कहीं ना कहीं एक नया जो विवाद है वो खड़ा किया है। और मुझे लगता है कि अब हिंदुस्तान के लिए बहुत स्थिति नाजुक है, क्योंकि देखिए अगर युद्ध के किसी भी दौर में ये हर व्यक्ति समझता है कि युद्ध जो है वो शुरू करना आसान होता है लेकिन उसका अंत जो है वो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि अपने स्वाभिमान और पूरी दुनिया में जिस तरीके से प्रदर्शन इस मसले को लेकर हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं एक निश्चित तौर पे एक स्वाभिमान और एक राजनीतिक दबाव और उसके अलावा तमाम हालात और परिस्थितियां जो हैं वो भी कई बार मजबूर करती हैं कि भाई हमें कोई ना कोई बड़े फैसले लेने होते हैं। और ये जो बैठकों का दौर चल रहा है, ये बैठकों का दौर इसी से हमें तोल के देखना चाहिए, क्योंकि तमाम तरह की हम लोग दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं और 140 करोड़ की आबादी का देश है। आप देखिए कि केवल उत्तर प्रदेश हमारा 25 करोड़ की आबादी का है और अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की जनसंख्या की बात करें तो मुझे लगता है कि शायद उत्तर प्रदेश से थोड़ी सी ज़्यादा उनकी आबादी होगी। लेकिन जिस तरीके की कायराना हरकतें हो रही हैं, उन कायराना हरकतों का अब जवाब देना जो है वो मुनासिब हो गया है, बहुत ज़रूरी हो गया है, इंटरनेशनल एक प्रेशर भी हो गया है। इसीलिए ये जो बैठकें हैं, ये बैठकें हो रही हैं, इनमें चिंतन मंथन मनन हो रहा है तमाम तरह की जो परिस्थितियां हैं। क्योंकि सीआईए की जो टीम वहाँ पे गई है और जिसने इन्वेस्टिगेशन की है, एक सप्ताह के अंदर 40 के आसपास वहाँ खोखे ऐसे मिले हैं कि जो फायरिंग करके लोगों को जो है वो मारा गया और बहुत बुरी तरीके से नृशंस उनकी हत्या की गई। तो ये जो दौर है, इस दौर में निश्चित तौर पर भारत सरकार कोई भी ऐसा पॉइंट छोड़ना नहीं चाहती कि दुनिया कल उंगली उठाकर इस बात को कहे कि ये आपने जल्दबाजी में कोई निर्णय लिया है। तो तमाम तरह की जो, क्योंकि आप देखिए अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो पिछले 4 दिनों में 20 देशों के राजनीतिकों को, राजनयिकों को बुलाया गया, राजदूतों को बुलाया गया, उनके सामने तमाम सबूत जो अभी तक मिले हैं। क्योंकि तमाम जो पीओके जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहाँ से तमाम जो कैंप हैं वो चल रहे हैं, उनको तमाम फाइनेंशियल जो आवश्यकताएं हैं उनकी वो पाकिस्तान की तरफ से पूरी की जाती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है और ये सब चीजें पूरी दुनिया के पटल पे आ गई हैं। हम तहव्वुर राणा के मसले को ले लें, कुछ सीसीएस की बैठक कई मायनों में अहम हो सकती है। चलिए अजहर आपके पास में आ रही हूँ, क्योंकि देखिए अब लगातार बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में प्रधानमंत्री लगातार अध्यक्षता कर रहे हैं बैठकों की, ऐसे में वहां पर क्या कुछ हालात अभी बने हुए हैं फिलहाल? देखिए, इस हादसे के बाद जहां पूरा जो मुल्क है वो सहम गया है और एक आक्रोश है, और इसी आक्रोश के बीच में जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से लगातार जो मीटिंगें ली है और उसके बाद में जो एक्शन लिया गया है, जो हम हाल ही में जो 5 जो निर्णय लिए हैं जिसमें खासा असर जो है कश्मीर को देखने को मिला और जिसमें जो मुल्क के कोने कोने से उस निर्णय के बाद में सहमति देखने को मिली। कश्मीर में भी इस निर्णय के बाद में इनका काफी समर्थन मिला और आज एक बार फिर ये मीटिंग होने जानी है और क्या कुछ सामने आता है फिलहाल कुछ इस पे कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर हम घाटी की बात करें इस मीटिंग के बाद या इस हादसे के बाद में, बिल्कुल लोगों के जो मुकामी लोग हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनके दिलों में आक्रोश है और उनका एक ही बार कहना है कि जिस तरीके से हम कल भी लाइव डिबेट में कह रहे थे और जिस तरीके से लोगों ने भी कहा कि एक बार आर पार हो ही जाए, क्योंकि जब भी कोई ये इंसिडेंट होता है, जब भी कोई ये आतंकी घटना होती है, चाहे हम 2019 से पहले की बात करें, चाहे बंद का आह्वान रहता था, पत्थरबाजी होती थी, लेकिन एक पर्टिकुलर जो निहत्था जो बेगुनाह कश्मीरी होता है वो इसमें इसके जो है जंजाल में आ जाता है। चाहे उसका बिजनेस होता है, चाहे उस बच्चे का स्कूल होता है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन सबसे ज्यादा जो फितना है वो जी। और देखिए अजहर का नेटवर्क इशू के कारण उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है फिलहाल। अभी राजकुमार आपके पास में आ रही है, क्योंकि देखिए ये अहम बैठक आज की माने जा रही है और दूसरी सबसे बड़ी बैठक होने जा रही है। ऐसे में कौन कौन इस बैठक में मुख्य रूप से शामिल होने वाले हैं? देखिए दीपिका, सीसीएस की जो बैठक हुई है उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह के अलावा रक्षा सचिव जो हैं वो भी इस बैठक में थे, रक्षा मंत्रालय के और जो अधिकारी, तीनों सेनाओं के प्रमुख जो हैं
वो भी इस बैठक में थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से जो 2 बैठकें की हैं, उनका जो मसौदा निकल के आया, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिले, स्पष्ट तौर पर, क्योंकि देखिए सेना जो है वो बॉर्डर पर लड़ती है और मुझे लगता है कि शायद उसी के निर्णय जो है अंतिम होने चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को कहीं ना कहीं फ्री हैंड करने के संकेत दिए हैं कि अगर बॉर्डर पर आपको आवश्यकता पड़ती है तो आपको किसी ऑर्डर की जरूरत नहीं है। जो वहाँ पे मौके पे जवान हैं, उन जवानों के पास इतने अधिकार होने चाहिए कि वो गोली का जवाब गोली से दे सकें, कि सामने से अगर अटैक हो रहा है। लेकिन भारत ने अभी तक भी जो स्थिति है वो भारत ने स्पष्ट तौर पे ये बनाई हुई है कि हम पहल अभी भी नहीं करेंगे, हमें पहल नहीं करनी है। हम जो युद्ध नहीं चाहते, हम लोग युद्ध करना नहीं चाहते, लेकिन यदि हमारे स्वाभिमान पर चोट होगी तो निश्चित तौर पर हम उसका माकूल जवाब देंगे। अब सीसीएस की जो बैठक चल रही है, उसके बाद कैबिनेट की बैठक होनी है। ये जो बैठकें हैं बहुत कॉन्फिडेंशियल बैठक होती हैं दीपिका, और इन बैठकों में तमाम तरह की जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी होती हैं। क्योंकि अगर कोई फैसला लेना होता है, राष्ट्रपति जो है वो चीफ कमांडर है, तीनों सेनाओं की सेना अध्यक्ष हैं, और कैबिनेट के जो फैसले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निश्चित तौर पे अपना जो मन की बात है वो जो अपने सेना प्रमुख हैं उनके साथ शेयर कर दिया। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और तमाम वित्त मंत्री जो मिलकर जो सीसीएस की जो बैठक है उसमें जो निर्णय लिए हैं, उसमें निश्चित तौर पर आर्मी को फ्री हैंड किया। अब उन्हीं फैसलों पर मोहर लगाने के लिए ये बाकी और जो बैठकें हैं, जो कैबिनेट की बैठक है उसमें भी, क्योंकि कैबिनेट की जो बैठक है उसको भी एक अहम माना जाता है, अपने मंत्रिमंडल को भी कहीं ना कहीं भरोसे में लेने की आवश्यकता होती है। और ये केवल एक औपचारिकता मात्र होती है। जब देश की अस्मिता, देश की सुरक्षा का जब मसला होता है तो उसमें जो भी निर्णय होते हैं वो त्वरित होते हैं। उसके बाद जो भी अंतिम निर्णय होता है, और राष्ट्रपति क्योंकि वो सेना नायक हैं, स्वाभाविक तौर पर उन्हें भी समय समय की जानकारी है। 24 घंटे के अंदर इसकी समीक्षा हो रही है। आज कैबिनेट की जो बैठक होनी है, इन बैठकों में किस तरीके के फैसले होते हैं, उसके बाद किस तरीके के परिणाम सामने आते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात जरूर मान लेनी चाहिए कि अगले 72 घंटे हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के जो संबंध हैं, उन संबंधों के लिए बहुत क्रिटिकल हैं, बहुत संवेदनशील हैं। और बहुत संवेदनशील स्थिति में जिस तरीके से पाकिस्तान के राजनयिकों ने, पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना बयान दिए हैं, इन बयानों को लेकर पूरी दुनिया में इसकी समीक्षा हो रही है, पूरी दुनिया में इसकी भत्सा हो रही है। लेकिन हिंदुस्तान कहीं भी इस तरीके की कोई भी गलती करना नहीं चाहता कि उसे बाद में पछताना पड़े। तो इस वजह से आप देख रहे हैं कि पब्लिक डोमेन में बनी हुई है किसी भी भारत और तरीके से कोई पाकिस्तान के बीच आधिकारिक में काफी बयान जो है तनावपूर्ण वो अभी तक स्थिति नहीं है, आया। और ये जो तनावपूर्ण स्थिति है इससे उभरने के लिए लगातार प्रयास भी कहीं ना कहीं किए जा रही हैं। लेकिन भारत की बात करें तो लगातार कड़े फैसले लेता हुआ नजर आ रहा है भारत, और ये जो बैठकों का दौर है ये भी लगातार जारी, क्योंकि आज भी अहम बैठक होने वाली है। और चलिए दिल्ली से हमारे साथ हमारे संवाददाता पल्लवी भी जुड़ चुकी है। पल्लवी, क्योंकि देखिए दिल्ली की बात करें तो केंद्र है दिल्ली, ऐसे में अब जो सुरक्षा के इंतजाम उस वक्त किए गए थे पहलगाम आतंकी हमले के कारण, क्या अभी भी उसी तरीके से सुरक्षा यहाँ पर कड़ी की हुई है दिल्ली में? देखिए दीपिका, जिस प्रकार से 22 तारीख के बाद जब 23 तारीख को सीसीएस की पहली बैठक हुई थी, उसके बाद से दिल्ली को अलर्ट मोड में रखा गया और यहाँ की सेफ्टी सिक्योरिटी को चाक चौबंद कर दिया गया है। और हर एक जगह जिस प्रकार से पुलिस भी मौजूद है, अगर बात करते चले लुटियन जोन पे सबसे ज्यादा फोकस है, जहाँ पे सांसद रहते हैं, विधायक रहते हैं, बड़े जितने भी कैबिनेट के मिनिस्टर है वो भी रहते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी से लगाए राष्ट्रपति तक लोग रहते हैं। यहाँ पे जो लुटियन जोन में जो व्यवस्था है उसे बहुत चाक चौबंद कर दिया गया है। हर जगह पुलिस है और सेनाएं हैं लगी हुई हैं। अगर बात करते चले दीपिका, जिस प्रकार से दिल्ली में लगातार लोग प्रोटेस्ट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, तो इन सभी चीजों को लेके जो ऐतिहासिक जगह जैसे जंतर मंतर पे सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट होता हुआ दिखता है, चाहे वो अगर बात कर ले इंडिया गेट की, वहां पे सबसे ज्यादा कैंडल मार्च वगैरह निकलती है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए इन सभी जगहों पे भी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। साथ में जिस प्रकार से पहली सीसीएस बैठक जब हुई थी 23 तारीख को, तो उसके बाद से आज एक हफ्ते बाद आज फिर से सीसीएस की बैठक है, क्योंकि सीसीएस की बैठक जब पहला हुआ था उसमें 5 ऐसे प्रावधान निकाले गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। तो अब सीसीएस की दूसरी बैठक है, जिसमें अगर बात करते चले कि सुरक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं, और तीनों सेना के प्रमुख, जल थल वायु, तीनों सेना के जो प्रमुख है वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। और माना जा रहा है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि इसके बाद कैबिनेट कमेटी सीसीईएस की भी बैठक होगी, फिर उसका कैबिनेट कमेटी और पॉलिटिकल अफेयर की भी बैठक होगी। दिल्ली में 3 आज बड़ी बैठकें होनी, तो इसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान अब डरा हुआ दिखाई दे रहा है। उसके मन में कई ऐसी शंकाएं चल रही है कि आखिर भारत का अब एक्शन क्या होगा।
क्योंकि अभी तक जितने भी, चाहे पुलवामा की बात कर लें, चाहे कश्मीर की, जब 26/11 का जो हमला हुआ था उसकी बात कर लें, इसके बाद से भारत अब पहलगाम को लेके क्या एक्शन दिखाता है इसको भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और आज जिस प्रकार से सीसीएस की दूसरी बैठक है और इसमें 3 बड़ी बैठकें होनी है, सीसीईएस की भी बैठक होनी है और जिस प्रकार से सीसीपीएस की भी बैठक होनी है, इन सभी चीजों को देखते हुए अब क्या भारत सरकार का निर्णय होता है, इसमें सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और जिस प्रकार से पहली बैठक में, सीसीएस की पहली बैठक में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया था कि जितने भी लोग पाकिस्तान से भारत आए हुए हैं वो चले जाएं, आज का ही दिन दिया गया था, आज का ही दिन लास्ट था। और ऐसा सूत्रों के हवाले से अभी खबर आ रहा है कि जो लोग नहीं जा रहे हैं, जो लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं, उनको भी निरीक्षण कर करके उन्हें भेजा जाएगा। ठीक है। और देखिए, बिल्कुल लगातार जो है फैसले तो लिए जा रहे हैं और पाकिस्तान के लिए भी कहीं ना कहीं तनावपूर्ण स्थिति फिलहाल बनी हुई है, क्योंकि बड़े फैसले पहली बैठक में लिए गए थे और आज की बैठक में क्या कुछ फैसले होने हैं, क्योंकि पहली कैबिनेट की बैठक है ये पहलगाम आतंकी हमले के बाद, तो देखना काफी दिलचस्प हो जाएगा। अगर आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि देखिए सिक्योरिटी की बात कर ले तो लगातार सिक्योरिटी लैब्स को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे कि जिस वक्त ये आतंकी हमला हुआ सिक्योरिटी लैब्स वहां पर पूरी तरह से मौजूद नहीं थे। फिलहाल अगर बात करें अभी किस तरीके से सिक्योरिटी जो है जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है और जो पर्यटक है क्या वो अभी भी जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं? सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि टूरिस्ट किस तरीके से अभी आते हैं, इस इंसिडेंट के बाद में काफी नुमाया कमी, यानी बहुत कमी देखने को मिली टूरिस्टों की यहाँ पे। और साथ ही साथ जो कल एक बड़ा बयान सामने आया कि 48 यानी 48 कुछ ऐसे डेस्टिनेशंस है जिनको फिलहाल बैन कर दिया गया, फिलहाल उनको बंद कर दिया गया। बाकी जितने भी पर्यटक स्थल है वहां पे फुली सिक्योरिटी रखी गई है और वहां पे आने जाने में कोई रोक नहीं है। लेकिन इसके बगैर जो 48 जो टूरिस्ट स्पॉट्स है, जिनमें दक्षिणी कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर को मिला के कुछ एक जो है जंगलों में है, उनको पूरे तरीके से टूरिस्टों की आमद रफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के लैब्स के हवाले से क्वेश्चन भी किए जा रहे हैं और इस हवाले से कुछ ऐसे निर्णय भी लिए जा रहे हैं। इस वक्त हम अगर बात करें पूरे जनूबी कश्मीर में काफी सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जगह जगह पे फ्रिस्किंग की जा रही है हर एक क्षेत्र पे जो है। और ये चीज भी पता लगा जा रहा है कि पहलगाम इंसिडेंट के बाद में जिस तरीके से क्वेश्चनिंग की जा रही है, जिस तरीके से OGWs या बाकी चीज उनके घर वालों से पूछताछ की जा रही है, या कुछ एक जो मिलिटेंट्स के घर जो है वो भी गिराए गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टिगेशन है वो अपने चरण पे चल रही है। क्योंकि जिस तरीके से जो हमारे दिल्ली के जो ब्यूरो हेड है उन्होंने भी बताया कि इस फैसले के बाद में या इस इन्वेस्टिगेशन में कोई चूक ना हो जिस पे कल जाके जो उंगलियां उठे उसी चीज को लेके यहाँ पे हर एक जो इन्वेस्टिगेशन है वो बारीकबीनी से की जा रही है। जिस तरीके से NIA भी एक हफ्ते पहले जो है पहलगाम पहुंची, वहां पे जो है पूरे सबूत जो है वो इकट्ठे किए, वहां पे जो भी सबूत है उनको खंगाला गया है और साथ ही साथ जो भी इस व्यक्ति में मुलविस है या जिनका भी दूर दूर से थोड़ा सा वास्ता है उनको लाने की कोशिश की जा रही है, उनसे इन्वेस्टिगेशन करने की जा रही है। और दूसरी जानिब अगर हम देखेंगे कि जिस तरीके से टूरिस्ट आते हैं, जो आज की डेट में अगर हम पहलगाम की बात करें, हाँ इक्का दुक्का वहां पे टूरिस्ट आते हैं, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि जब वो सिक्योरिटी देखते हैं तो उनको अपने आप में जो है फील ये होता है कि वो सिक्योर है, तो सिक्योरिटी को देख के वो सिक्योर फील कर रहे हैं, तब जाके वो यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद में हम देख रहे हैं कि पूरी घाटी में जो है नुमाया कमी देखने को मिल रही है। दीपिका, बिल्कुल अजहर। और देखिए ये जो पूरा इंसिडेंट कहीं ना कहीं हुआ है, आतंकी हमला हुआ है, इससे जो पर्यटन है उस पर खासा असर देखने को मिलेगा। जो पर्यटक वहां पर पहले से मौजूद थे वो भी अब कहीं ना कहीं यही चाह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से जल्दी बाहर निकले, क्योंकि ये जो आतंकी हमला इसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। राजकुमार, क्योंकि देखिए बैठक तो अहम है, सबको पता है और हाई लेवल की बैठक है, ऐसे में देखिए सेना को जो कहीं ना कहीं आदेश और निर्देश दिए गए थे कि आपको खुली छूट दी जा रही है, आप कार्रवाई का टारगेट और समय जो है वो तय करें, ये जो फैसला लिया गया इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो कहीं ना कहीं बड़ी कमांड जो दी गई है सेना को। देखिए दीपिका, अगर एक और अपडेट में अगर आपको देना चाहूँ तो NCR में जो दिल्ली है, दिल्ली से लगा हुआ गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर दोनों में रेड जोन घोषित कर दिया है। और अगर बात करें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसकी भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। उसके अलावा हिंडन के आसपास का जो एरिया है, जो हिंडन एयर बेस है गाजियाबाद में, उसके आसपास की जो सुरक्षा व्यवस्था है
वो भी बढ़ा दी गई है। और रेड जोन का मतलब ये होता है कि कहीं भी किसी भी तरीके की कोई भी घटना कभी भी हो सकती है। तो आप ये मान के चलिए कि इस समय निश्चित तौर पर, क्योंकि सेना जो है हमारी बहुत संवेदनशील, और आप ये देखिए अपने घरों में हम तब महफूज रहते हैं जब हमारे सैनिक जो है अपने प्राणों की आहुति लगाते हुए, चाहे वो 0 डिग्री सेल्सियस का तापमान हो और चाहे वो रेगिस्तान में तपती हुई गर्मी, उसमें भी वो खड़े होकर कहीं ना कहीं सेना को, जो अपनी सीमा है उस सीमा को, जो LOC है उसको सुरक्षित रखते हैं, तभी हम लोग सुरक्षित रहते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर उनका जो समय है, ये जो दौर है, ये जो हमले हैं, ये हमले जनता पे जरूर हुए हैं, अंदर घुस के जरूर हुए हैं, लेकिन कुल मिला के सबसे बड़ी प्रतिष्ठा जो है, प्रतिष्ठा इस पर सेना की, क्योंकि जो LOC है उस LOC को किस तरीके से आतंकवादी पार कर गए। अगर इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी तो तमाम ये इन्वेस्टिगेशन के पार्ट होते हैं, लेकिन उसके बावजूद कई बार बहुत जो है संवेदनशील स्थिति होती है और उसमें तमाम तरह की जो चीजें होती हैं। सुरक्षा बल हमारे इतने मजबूत हैं, इतने सहनशील हैं, इतने शानदार हैं कि वो हमेशा अपने आप को हमेशा संयम में रखते हैं। तमाम तरह की इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं। अभी ये जो मसला है, इस मसले में 10 आतंकवादी ऐसे मिले हैं कि जो हिंदुस्तान की सरजमी पे रहते हैं, जो हिंदुस्तान के नागरिक हैं, वो उनके मॉडल बने हुए हैं, वो उन्हें रास्ता दे रहे हैं, उन्हें वो जगह बता रहे हैं, उन्हें वो संसाधन मुहैया करा रहे हैं। तो ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और निश्चित तौर पे ऐसे में सेना के पास अधिकार होने बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर बात करें हम दिल्ली में, तो दिल्ली में बहुत सारे अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के आसपास, क्योंकि जिस तरीके से सरकार बनी है तो वहाँ पर पुलिस की जो आमद है वो भी निश्चित तौर पर लोकल स्तर पर रहती है। ग्राम प्रधान होते हैं, उनके अलावा तमाम जो लोकल बॉडीज हैं वो सारी पुलिस के नेतृत्व में होती हैं। उसके बाद फिर सेना का कहीं नंबर आता है। लेकिन सेना के पास अगर अधिकार ज्यादा होंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें सर्च करने के लिए किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी, परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। अगर उन्हें कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन अगर मिलती है, कहीं उन्हें शंका होती है, तो वहां पर जाकर वो खुद रेड कर सकते हैं। अभी उन्हें रेड करने के लिए अपने अधिकारियों की आवश्यकता होती है। अधिकारी के अलावा तमाम जो वहाँ के जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था से कई बार जूझना पड़ता है और बगावत की स्थिति भी ना आए, इस बात को भी कहीं ना कहीं देखा जाता है, क्योंकि सेना के ऊपर कई बार गंभीर आरोप भी लगते रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर तमाम पहलू जो हैं, उन पहलुओं को कहीं ना कहीं उनकी समीक्षा की गई है और उस समीक्षा के बाद सारे अधिकार इसलिए दिए गए हैं क्योंकि जिम्मेदारी के साथ एक जिम्मेदारी उनके ऊपर रहे और बॉर्डर जो है, उस बॉर्डर पर किस तरीके से हालातों को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाए। यदि गोलीबारी होती है तो उसका निश्चित तौर पर जो सीज फायर है, सीज फायर का उल्लंघन हिंदुस्तान की तरफ से नहीं हो रहा है, अभी भी पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन होता है। लेकिन कई बार जो हमारी सेना है वो अपने अधिकारियों के, क्योंकि एक अनुशासित देश है, एक डिसिप्लिन जो आर्मी है, वो निश्चित तौर पर अपने अधिकारी जो है उसके आदेश का पालन करती है। को भी ये समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं भारत अब कड़े एक्शन के मूड में है। कड़ा एक्शन कहीं ना कहीं भारत अब लेगा, ये जो हमला पूरा किया गया उसको लेकर। पल्लवी, क्योंकि देखिए सुरक्षा को लेकर दिल्ली में हाई अलर्ट जारी किया गया है, ऐसे में क्या लग रहा है सुरक्षा और आगे की रणनीति पर क्या इस बैठक में और भी मंथन हो सकता है? देखिए, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जो CCS की दूसरी बैठक हो रही है, ऐसा माना जा रहा है कि आज जो 3 बड़ी ताबड़तोड़ जो बैठकें होनी है, इसमें आज का पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि आखिर पाकिस्तानी जो बदला वो किस प्रकार से लिया जाए। क्योंकि जिस प्रकार से निर्दोष मारे गए हैं, जिन औरतों के पतियों को उनके सामने मारा गया, जिन बच्चों के सामने उनके पिता को मारा गया, ये काफी दर्दनाक रहा है भारत के लिए। क्योंकि जिस प्रकार से निर्दोष को मारा गया, आखिर उनकी क्या गलती थी? जिस प्रकार से वो घूमने गए थे, अपने परिवार के साथ खुशी मनाने गए थे, उन्होंने अपने प्राण का आहुति दे दिया है। पर अब सबकी निगाहें अब टिकी हुई है कि आखिर भारत सरकार क्या कुछ करती है। क्योंकि जब एक पत्नी ने कहा कि अब मेरे पति को मार दिया है तो मुझे भी मार दो, तो उसने कहा कि तुम जाके अपने PM मोदी और जाके गृह मंत्री अमित शाह से जाके कहो और उनसे संरक्षण मांगो। तो कहीं ना कहीं अब PM नरेंद्र मोदी और जो भारत सरकार है उनके ऊपर ये प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस बार जो बैठक हो रही है CCS की और इसके बाद CCPF की जो बैठक होगी, CCES की जो बैठक होगी, इसमें आप क्लियर हो जाएगा दीपिका कि आखिर किस प्रकार से भारत सरकार अपना बदला लेगी। क्योंकि ये जो पहलगाम का हमला रहा है, इस पे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और भारत में भी जितने भी हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उन सभी लोगों के भाव में जो प्रतिशोध का आग चल रहा है, जो लोगों के मन में प्रतिशोध का भाव चल रहा है, ये सड़कों पे भी उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। आज बैठक होने वाली है, इसका हम सभी को इंतजार है कि क्या कुछ कड़े फैसले भारत लेने वाला है पाकिस्तान को अब और भी अधिक कड़े एक्शन के साथ ही जवाब देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आप तीनों का इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।